आप सभी का स्वागत है निर्मल बस यूट्यूब चैनल पे। 10th का क्रैश कोर्स हम लॉन्च किए थे जिसमें कि फर्स्ट टॉपिक कवर कर चुके हैं लाइव प्रोसेस। लाइव प्रोसेस को 6 पार्ट में कवर किए हैं और उसको आप लोग अभी अच्छे से देख लीजिएगा। और हर एक पार्ट जो है ऑलमोस्ट 15 मिनट का है। अगर पर डे आप 15 मिनट दे रहे हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका कंप्लीट साइंस कवर है। और ये जो कंटेंट हम आपको डिलीवर्ड कर रहे हैं वो पीडीएफ फॉर्म में था और ये बोर्ड पे हम व्हाइट बोर्ड पे आ रहे हैं ताकि अच्छे से इंटरेक्शन हो सके, क्योंकि ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा साइंस का। और बायोलॉजी में तो वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक है ये बिल्कुल किसी को समझ में नहीं आता है। लगभग 100 मेल से ज़्यादा आए हैं कि व्हाट्सएप मैसेज आए हुए हैं कि हेरिडिटी पढ़ाना है। तो हेरिडिटी को आप बहुत ही कम सिलेबस दे रखा है 10th में। हम लोग 12th लेवल पर बहुत हाई लेवल पर पढ़ते हैं इसको। 10th में आपको मोनो हैबिट क्रॉस पे फोकस करना है और थोड़ा बहुत डाई हैबिट क्रॉस है। इसका क्रॉस समझना इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जेनेटिक्स टर्म्स को समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी को। इसको भी हम लोग 3 या 4 पार्ट में कवर करेंगे। पर डे 15 से 20 मिनट लेंगे और आपको कंप्लीट फोकस होकर इसको देखना है और नोट डाउन भी करते रहना है, क्योंकि यही आपका वो चीज है जो एग्जाम में आएगा। जो पॉइंट वाइज दे रखा है ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, और ये भी पूछ सकता है कि मेंडल उसका वर्क क्या है, तो आप इतना पॉइंट उस पर लिख देंगे। स्टार्ट करते हैं हेरिडिटी। हेरिडिटी अगर हम समझें तो हेरिडिटी होता क्या है। हेरिडिटी जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर आता है साइंस में, और जेनेटिक्स वो ब्रांच है साइंस का जहां हम लोग पढ़ते हैं हेरिडिटी और वेरिएशंस के बारे में। ये दो टर्म अपने पास है, एक है हेरिडिटी और एक है वेरिएशंस। तो ये जो जेनेटिक्स एक ब्रॉड टर्म है, इसके अंदर इंक्लूड है हेरिडिटी और वेरिएशंस। और आपका टॉपिक का नाम है हेरिडिटी। चैप्टर नंबर 9 आपका एनसीईआरटी में दे रखा है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। तो पहले हम लोग हेरिडिटी कवर करेंगे, इवोल्यूशंस बाद में देखते हैं। तो हेरिडिटी साइंस के जेनेटिक्स ब्रांच के अंदर आता है। और हेरिडिटी होता क्या है, आपके जो पेरेंट्स है या फिर हमारे जो पेरेंट्स है उसमें से हमारे अंदर जो कैरेक्टर आ रहा है वही ब्रांच कहलाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर होना, ये टर्म कहलाता है हेरिडिटी। मतलब जो हमारे पेरेंट्स है उससे हम बहुत हद तक रिजेंबल्स होते हैं, बहुत सारा कैरेक्टर हमें दिखता है और वही कहलाता है क्या, हेरिडिटी। इन जनरल आप लोग सुनते भी होंगे कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उससे हम बहुत हद तक कुछ कुछ चीजें में मिलते हैं, तो वो कहलाता है क्या, हेरिडिटी। किसी के पेरेंट्स का आई ब्राउन है तो उसका ऑफ स्प्रिंग का भी आई ब्राउन होने का संभावना हो जाता है, और वो जो कैरेक्टर ट्रांसफर हुआ उसे कहते हैं हेरिडिटी। और जो ट्रांसफर होता है वो होता है डीएनए और आरएनए के फॉर्म में। और ये डीएनए आरएनए क्या है, ये डीएनए आरएनए जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल मतलब इस फॉर्म में ये ट्रांसफर होता है। डीएनए और आरएनए दोनों एक टर्म है जो जेनेटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है। अगर इसका फुल फॉर्म देखें डीएनए का, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म देखें तो राइबोन्यूक्लिक एसिड। मतलब अगर आरएनए में से एक ऑक्सीजन को रिमूव करते हैं तो डीएनए बनता है। तो आपका जेनेटिक्स टर्म्स क्या हुआ, डीएनए और आरएनए। हेरिडिटी क्या होता है, कैरेक्टर का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में कहलाता है आपका हेरिडिटी। कौन सा कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स से हमें आए, हमसे हमारे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, इस तरह से कैरेक्टर ट्रांसफर होते रहता है। तो हम अपने पेरेंट्स से बहुत हद तक रिजेंबल्स होते हैं, बहुत हद तक मिलते जुलते हैं, उसको कहलाता है हेरिडिटी। लेकिन आप ये भी देखते होंगे कि हम अपने पेरेंट्स से कंप्लीटली नहीं मिलते हैं, बहुत हद तक डिफरेंस होता है। से एग्जांपल ले लें कि हमारे पेरेंट्स को बियर्ड है और हमको बियर्ड कम आया हुआ है, तो वो जो डिफरेंस होता है ना पेरेंट्स में, उसके ऑफ स्प्रिंग से वो कहलाता है क्या, वेरिएशंस। मतलब अपने पास दो टर्म आया, एक आया हेरिडिटी, एक आया वेरिएशंस। ये दोनों को कंबाइन करें तो एक ब्रांच बनता है साइंस का, कहलाता है जेनेटिक्स। हेरिडिटी क्या हुआ, इसका मतलब होता है कैरेक्टर का ट्रांसफर होना अपने पेरेंट्स से हमारे अंदर। ग्रैप्स कीजिए इसको, डायरेक्ट पूछता है एग्जांपल में व्हाट इज हेरिडिटी। आपको लिखना क्या है कि ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। मतलब हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर आना हेरिडिटी कहलाता है। दैट्स क्लियर। और हम अपने पेरेंट्स से कंप्लीटली नहीं मिलते हैं, बहुत हद तक डिफरेंस आता है। जो डिफरेंस आता है ना वो कहलाता है वेरिएशंस। तो आप पूछेंगे कि हम मिलते भी हैं नहीं भी मिलते हैं, इसके पीछे रीजन क्या है। रीजन ये है कि हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स के कैरेक्टर तो आ गए, किसके फॉर्म में आए, डीएनए के फॉर्म में। अब डीएनए के फॉर्म में हमारे बॉडी के इंसर्ट तो आ गया, लेकिन बॉडी को वो एनवायरनमेंट भी देना पड़ेगा कि वो कैरेक्टर एक्सप्रेस हो हमारे अंदर। तो जो कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए हमारा बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट सपोर्ट करता है, वो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स का हमें दिखता है। और वो कैरेक्टर
जो नहीं दिखता है हमारे अंदर, हमारे पेरेंट्स में है और हम में नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि मेरे पेरेंट्स में वेल डेवलप्ड बियर्ड है, हमारे फादर में, पर हमको नहीं है। डेट मीन्स हमारे बॉडी के इनसाइड का जो एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स है, इन्वायरमेंटल हार्मोन्स है, वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा उस करेक्टर को। दैट इज व्हाई वो करेक्टर हमारे अंदर एक्सप्रेस नहीं हो पा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो वो डिफरेंस जो आ रहा है वो वेरिएशंस है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि हम पेरेंट्स से रिजेंबल्स भी होते हैं और रिजेंबल्स नहीं भी होते हैं। जो रिजेंबल्स हो पा रहे हैं वो हेरिडिटी होता है, और जो नहीं हो पा रहे हैं हम पेरेंट्स से रिजेंबल्स, वो वेरिएशंस कहलाता है। सिंपल वर्ड में आप समझ गए। मतलब इससे ये भी मतलब निकल रहा है कि हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर जेनेटिक्स मटेरियल आया, कुछ करेक्टर एक्सप्रेस हुआ और कुछ करेक्टर एक्सप्रेस नहीं हुआ। नहीं क्यों हुआ? क्योंकि हमारे बॉडी का जो इंटरनल एनवायरनमेंट है वो हमारे पेरेंट्स से डिफरेंस है, तो इसलिए एक्सप्रेस नहीं हो पाया। तो करेक्टर का होना उतना बड़ा इंपॉर्टेंस नहीं है, करेक्टर का एक्सप्रेस होना भी बहुत बड़ा फैक्टर कर रहा है। और करेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए बॉडी का एनवायरमेंटल भी बहुत सारा कंडीशन अप्लाई होता है। अब इसी में एक ब्रॉड टर्म अगर हम लोग देखें, एक आता है जीनोटाइप, एक आता है फिनोटाइप। मतलब हमारा बॉडी का जो इंटरनल जीन्स है वो जो रेगुलेट कर रहा है, उससे जो कैरेक्टर दिख रहा है वो होता है जीनोटाइप। और जो एक्सपेरिमेंटल, जो एनवायरमेंटल का इफेक्ट है, उससे जो हम चेंज होते हैं वो कहलाता है फिनोटाइप। कहीं कहीं का किसी किसी एरिया का लोग बहुत काले होते हैं, कहीं के गोरे होते हैं, तो वो उसका जीन पे भी डिपेंड करता है, एज वेल एज उसके एनवायरमेंटल टेम्परेचर्स कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है। तो अपने पास अगर जेनेटिक मटेरियल देखें क्या क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए एज वेल एज आरएनए। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। एक बार क्वेश्चन आया था 2016 में कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, ऑप्शन था डीएनए, आरएनए, बोथ, नन ऑफ देम। तो आप क्या टिक करेंगे? डीएनए एज वेल एज आरएनए। किसी के अंदर डीएनए भी होता है जेनेटिक मटेरियल, किसी के अंदर आरएनए भी होता है जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। जो ये डीएनए होता है ना, इसका मेन काम होता है जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करना। दैट मींस हमारे पेरेंट्स से हमारे पास जेनेटिक मटेरियल आ चुका है, उसको स्टोर करेगा डीएनए। समझ पा रहे? अब वो कैरेक्टर जो हमारे अंदर आया है वो एक्सप्रेस होगा। एक्सप्रेस करने का काम है आरएनए का। आरएनए से एक प्रोटीन बनेगा और वो प्रोटीन से बॉडी का डेवलपमेंट होगा। तो जेनेटिक मटेरियल को स्टोर करने का काम हुआ डीएनए का और एक्सप्रेस करने का काम हुआ आरएनए का। तो जेनेटिक मटेरियल तो दोनों हो गया ना, डीएनए एज वेल एज आरएनए। तो आप ऑप्शन क्या टिक करेंगे अब? डीएनए एज वेल एज आरएनए, मतलब बोथ। ओनली डीएनए है, आरएनए है और बोथ का ऑप्शन नहीं है, तो बेस्ट सुटेबल आंसर डीएनए होगा। पर आपके लेवल पर इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा। अगर दोनों होगा तो बोथ का ऑप्शन होगा, अगर दोनों नहीं होगा तो डीएनए होगा। डीएनए is based for storage of genetic material means character and RNA is based for transmissions। आप पूछेंगे ऐसा क्यों? उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, लेकिन आपके लेवल पे नहीं है। फिर भी आप एक बार सुन लें, डायरेक्ट डीएनए प्रोटीन को नहीं बना सकता, पर आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन को बना सकता है। अगर डीएनए को प्रोटीन बनाना है तो उसको आरएनए बनाना पड़ेगा और देन आरएनए प्रोटीन को बनाएगा। तो कैरेक्टर को एक्सप्रेस होने के लिए प्रोटीन का जरूरत है, जो डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बना सकता, पर आरएनए जो है वो प्रोटीन डायरेक्ट बना सकता है। दैट इज व्हाई आरएनए इज कॉल्ड एज बेस्ट फॉर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर एंड डीएनए इज व्हाई स्टेबल देन आरएनए, बिकॉज डीएनए का फुल फॉर्म भी आप पढ़ लीजिए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड। दैट मींस अगर आरएनए में से एक ऑक्सीजन निकाल दें तो डीएनए बनता है। ऑक्सीजन एक कम हो गया, इसका मतलब ऑक्सीजन के पास लोन पेयर कम हो गया, और जब इसके पास एक ऑक्सीजन कम है, डीएनए के पास एक ऑक्सीजन का डिफिशियंसी है, और आप जानते हैं ऑक्सीजन के पास क्या होता है? लोन पेयर। और अगर लोन पेयर है तो ये अनस्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये केमिस्ट्री का डील है, आप लोग को उतना पता नहीं होगा, लेकिन ये केमिस्ट्री की बातें हैं कि अगर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है तो वो चीजों को अनस्टेबल कर देगा। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, मतलब आरएनए में से एक ऑक्सीजन को कम करेंगे, डीएनए बन जाएगा। समझ पा रहे हैं? और डीएनए में अगर एक ऑक्सीजन कम हो गया ना, तो डीएनए के पास लोन पेयर कम हो गया, डीएनए इसीलिए आरएनए से ज्यादा स्टेबल है। तो जो स्टेबल ज्यादा है वो स्टोरेज का काम करता है, एस फॉर स्टेबल, एस फॉर स्टोरेज। लेकिन आरएनए क्या है? आरएनए डायरेक्ट प्रोटीन को बनाता है। आरएनए से प्रोटीन का बनना, ट्रांसलेशन, द वर्ड ट्रांसलेशन, आरएनए से प्रोटीन का बनना। तो आगे कैरेक्टर को एक्सप्रेस हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर कैरेक्टर आया है, जिसके ऊपर हेरिडिटी बोले हैं, अगर उस कैरेक्टर को एक्सप्रेस होना है तो आरएनए से प्रोटीन को बनाना पड़ेगा, और वही प्रोटीन कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेगा। समझ पा रहे हैं? और डीएनए क्यों नहीं, डीएनए को अगर
कैरेक्टर को एक्सप्रेस करना होगा ना तो उसको आरएनए फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आरएनए ही तो प्रोटीन बनाएगा और डायरेक्ट डीएनए से प्रोटीन तो बनता नहीं है। समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट अपने पास के टर्म जब समझ लेते हैं कि हेरिडिटी क्या होता है, वेरिएशंस क्या होता है, तो नेक्स्ट टर्म आता है अपने पास मेंडल का। अब ये मेंडल साहब का वर्क तो बहुत ही लफड़े वाला है, अगर ना समझ पाए तो फिर लिखना मुश्किल है। अगर समझ लिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस डायहाइब्रिड क्रॉस कैसे करवाते हैं, कैसे क्या होता है, तो बहुत ईजी है। अगर समझना चाहते हैं और एग्जाम में लिखना भी चाहते हैं तो कुछ डिटेल तो पढ़ना ही पड़ेगा। डायरेक्ट आप लोग सोचते हैं कि बायोलॉजी को रट लेंगे, इम्पॉसिबल। रट के आप नहीं लिख सकते, रट के आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन जाएगा, सब्जेक्टिव जो 5 नंबर का आएगा वो नहीं बन पाएगा। इसलिए समझिए, अगर समझ लिए तो इतना विश्वास मानिए कि इसके बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, गारंटी है। और साथ साथ ये जो लिखा हुआ कंटेंट है आप नोट भी कर लें, और किसी को अगर इस कंटेंट का पीडीएफ भी चाहिए तो मेरे पास पीडीएफ है। आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9461699918, 9461699918। आपको अगर पीडीएफ चाहिए ना तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, इस पे हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। लेकिन साथ साथ लिखिएगा तो अच्छे से याद होगा। जो चीज हम इसमें नहीं लिखे हैं पर बोल पा रहे हैं उसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होगा। और ये गारंटी अगर आप इस कंटेंट को ग्रैस्प कर लिए, समझ लिए, ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव दोनों बन जाएगा। अब मेंडल का वर्क को समझे तो मेंडल अपना वर्क किया था पी प्लांट पे। पी प्लांट पे कॉमनली से बोलते हैं गार्डन पी। वाई गार्डन पी? क्योंकि ये प्लांट को गार्डन में उगाते हैं तो गार्डन पी, इसमें कोई साइंटिफिक नाम नहीं। अगर साइंटिफिक नाम देखें पी प्लांट का तो वो है पाइजम सटैबम या सटैबम। पीजम सटैबम इसका जेनेटिक नाम है, और जेनेटिक नाम को हम ऐसे लिखते हैं 2 वर्ड में तोड़ के। ये लिखने का तरीका 11th में है, फॉरगेट इट। पीजम PISUM SATIVM, पीजम सटैबम, ये इसका साइंटिफिक नेम है। और जो मेंडल है उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं, क्योंकि जेनेटिक्स में तो इसी का वर्क किया हुआ है, इनिशिएट यही किया है, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स ये तैयार करने वाला है। और मेंडल ने वर्क किया पी प्लांट पे, गार्डन पी, उसी क्या बोलते हैं पीजम सटैबम। ठीक है। मेंडल जो क्रॉस कराया उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कराया, ठीक है, और एज वेल एज डायहाइब्रिड क्रॉस भी कराया। मतलब एक कैरेक्टर को एक बार में अगर देखा तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, और 2 कैरेक्टर को एक साथ लेकर क्रॉस कराएगा डायहाइब्रिड क्रॉस। अब इस वर्ड से डरना नहीं है, व्हाट इज मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट इज डायहाइब्रिड क्रॉस। इन नेक्स्ट क्लास हम उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे और आपको अच्छे से हो जाएगा, वो गारंटी है मेरा। नहीं हो तो फिर आगे आप देखना ही मत। मेंडल का वर्क जो किया वो 7 कैरेक्टर लिया था पी प्लांट का। कितना कैरेक्टर? 7 कैरेक्टर है। ये तो 4 पॉइंट है ना, लगातार फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, ये पॉइंट नहीं है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, इसीलिए ध्यान से लिखें और समझे भी। मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स क्यों? क्योंकि मेंडल का मैक्सिमम वर्क जेनेटिक्स पे था। मेंडल जो वर्क किया पी प्लांट पे, गार्डन पे या फिर पीजम सटैबम, साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक नेम को ऐसे लिखते हैं 2 पार्ट में। मेंडल का मोनोहाइब्रिड पे भी काम किया और डायहाइब्रिड पे भी काम किया, ठीक है ना। मोनो मतलब सिंगल कैरेक्टर और डाय मतलब डबल कैरेक्टर। और जो मेंडल जो वर्क किया पी प्लांट में बहुत सारे कैरेक्टर होंगे, लेकिन 7 कैरेक्टर उन्होंने लिया। कितना? 7, ओनली 7 कैरेक्टर, और 7 का 7 को क्रॉस करा के चेक किया, और रिजल्ट जो आया वो आपके सामने होगा नेक्स्ट क्लास। ठीक है। अब ये कैरेक्टर्स का 2 फॉर्म होता है, एक होता है डोमिनेंट फॉर्म और दूसरा होता है रिसेसिव फॉर्म। दैट मींस अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, कैरेक्टर का 2 फॉर्म, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव फॉर्म। अगर हम लोग बॉडी कलर की बात करें तो बॉडी कलर व्हाइट भी होता है, मेलिटो भी होता है और ब्लैक भी होता है। इन जनरल व्हाइट एंड ब्लैक तो आप देखते ही हैं। तो कलर जो हुआ वो 2 तरह का हुआ, एक व्हाइट और एक ब्लैक। वो उसका क्या कहलाता है? कैरेक्टर का ट्रेट कहलाता है। तो जितना भी कैरेक्टर है उसमें 2 ट्रेट होता है। दैट मींस जो फॉर्म एपियर हो रहा है, जो आपको दिख रहा है, दैट इज डोमिनेंट ट्रेट, और जो नहीं दिख पा रहा है वो दैट इज रिसेसिव ट्रेट। ट्रांसफर तो दोनों हुआ, कोई दिख रहा है कोई नहीं दिख रहा। जो कैरेक्टर दिख पा रहा है वो डोमिनेंट, जो नहीं दिख रहा है रिसेसिव। हमारे अंदर जीन्स है, जीन्स करते हैं कंट्रोल कैरेक्टर्स को। हमारे अंदर स्किन कलर के भी जीन होते हैं, स्किन कलर को कंट्रोल करते हैं। जितना जीन का एक्सप्रेशन होगा उतना ही कलर ब्लैक और व्हाइट में कन्वर्ट होगा। तो अभी कोई ब्लैक दिखता है बहुत ज्यादा और कोई बहुत ज्यादा व्हाइट दिखता है, गोरा दिखता है, गोरा से हमला का चक्कर है। तो जो गोरा दिख रहा है ना, तो गारंटी नहीं है कि उसका जो नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग होगा वो गोरा ही होगा।
वो काला भी हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर गोरा का भी जीन है और काला होने का भी जीन है। समझ पा रहे हैं? तो वो जेनेटिक ट्रांसफर है। हमारे अंदर अगर बाल है तो जरूरी नहीं कि नेक्स्ट जनरेशन में इतना ही बाल हो। वो डोमिनेंट कैरेक्टर है हमारे अंदर, लेकिन उसके अंदर जाके वो रिसेसिव हो सकता है। जिससे अगर हम अपना एग्जाम्पल लें तो हमारे फैमिली में हर्निया एक कॉमन प्रॉब्लम है, हर एक को होता है। तो अगर मेरे फादर को हर्निया है तो हमको होने का भी चांस है और नहीं होने का भी चांस है। फादर को है और हमको भी हो गया, डोमिनेंट फॉर्म में आया। फादर को है और हमको नहीं हुआ तो रिसेसिव फॉर्म में आया। लेकिन अगर हमको फादर को है और हमको नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर वो जीन नहीं है। हमारे अंदर भी वो जीन है, पर हमारे बॉडी का जो एनवायरमेंट है वो उसको सपोर्ट नहीं किया, और नहीं किया तो एक्सप्रेस नहीं हुआ। लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि जो हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन होगा, जो हमारा नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग होगा, उसको हर्निया ना हो। उसको हो सकता है, क्योंकि हमारे अंदर जीन है, वो जाएगा उसके अंदर और उसका बॉडी का सिस्टम उसको सपोर्ट करेगा, एनवायरमेंट सपोर्ट करेगा, तो उसको हो सकता है। तो डोमिनेंट मतलब जो एपियर हुआ, जो दिख रहा है दैट इज डोमिनेंट, और जो नहीं दिख पा रहा है दैट इज रिसेसिव। नाम से हो रहा है क्लियर? तो ये आज आपके सामने हेरिडिटी का कंप्लीट डिस्कशन था। इंट्रो पार्ट था, इंट्रोडक्शन हुआ। अब हेरिडिटी को हम लोग दो पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। पहले समझेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस और फिर समझेंगे डायहाइब्रिड क्रॉस, जहां आपका होता है बहुत ज्यादा हेडेक, समझ में आती है नहीं, याद कर पाते नहीं है, लिख पाते नहीं है। और क्वेश्चन तो गारंटी है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस सही आएगा और 5 नंबर का आएगा, इसी टॉपिक से आएगा, और आप लिख पाएंगे नहीं? जरूर लिखेंगे। आप नेक्स्ट क्लास इसमें आए और कल ही हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को चर्चा करेंगे, और कल आप देखिएगा और आपको गारंटी मोनोहाइब्रिड क्रॉस समझ में आएगा। इस देखने के बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप एग्जाम में लिख के आएंगे। 5 नंबर का है, 10 का, या फिर ऑब्जेक्टिव है। आप टॉपिक को कवर कीजिए। प्रॉब्लम है तो 9461699118 व्हाट्सएप नंबर है, आप डायरेक्ट मैसेज कीजिए। आपके लिए 24/7 हम अवेलेबल हैं, क्योंकि आप विश्वास मानिए कि 10th का रिजल्ट का कोई भी यूज नहीं है फ्यूचर में, क्योंकि अभी हम खुद मेडिकल कॉलेज में हैं, अभी तो हमारा कोई यूज नहीं आया। लेकिन आप कहां पढ़ने जाएंगे मेडिकल में, आईटी में, वो डिपेंड करता है आपका वही 10th के रिजल्ट पे। आपके पेरेंट्स वही रिजल्ट देखकर ही आपको सपोर्ट करेंगे या फिर अपोज करेंगे। जो आपका एनवायरमेंट है, जो आपका समाज है, वो 10th के रिजल्ट के लिए आपसे ज्यादा बेताब है। तो क्या ही फर्क पड़ता है, कुछ दिन तो पढ़ना है। 4 मार्च का आपका पेपर है और 1 मार्च से पहले तक साइंस कवर हो जाएगा। साइंस की जिम्मेदारी मेरी, बाकी और भी सब्जेक्ट को आप याद करें। अभी समझने के पीछे ज्यादा जोर ना दें, जो चीज समझ नहीं आ रहा उसको याद करें। लेकिन हाँ, साइंस में समझ नहीं आ रहा आप मैसेज भी करें और आपको फुल सपोर्ट होगा। पूरा कंटेंट एनसीईआरटी बेस है। हेरिडिटी को शुरू कर रहे हैं, लाइफ प्रोसेस को खत्म किए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके लाइफ प्रोसेस का 6 पार्ट है, देख लीजिए। 15 मिनट एक टॉपिक का है, कवर हो जाएगा। लाइफ प्रोसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ प्रोसेस खत्म हो गया है, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हम कराएंगे पीडीएफ फॉर्म में, उसका भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। अभी हेरिडिटी स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि आपका डिमांड ही हेरिडिटी का था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस स्टार्ट करेंगे। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।